सफेद सवार। गिमली ने अपनी बाहें फड़फड़ाते हुए और पैर पटकते हुए कहा, मेरी हड्डियां तक जम गई हैं। आखिरकार दिन आ गया था। भोर में साथियों ने जितना संभव था उतना नाश्ता बना लिया था। अब बढ़ती रोशनी में वे हॉबिट के संकेतों के लिए फिर से जमीन की तलाश करने के लिए तैयार हो रहे थे। और उस बूढ़े आदमी को मत भूलना, गिमली ने कहा। अगर मैं बूट का निशान देख पाता तो मुझे बहुत खुशी होती। इससे आपको खुशी क्यों होगी? लेगोलास ने कहा। बौने ने उत्तर दिया, क्योंकि पैरों पर निशान छोड़ने वाला एक बूढ़ा आदमी, वह दिखने में जितना दिखता है उससे अधिक कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, एल्फ ने कहा, लेकिन भारी बूट का यहाँ कोई निशान नहीं रह जाएगा। घास गहरी और लचीली है। ये रेंजर को भ्रमित नहीं करेगा, गिमली ने कहा। अरागोर्न के लिए एक मुड़ी हुई ब्लेड ही काफी है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो कोई निशान खोज पाएगा। ये सरुमन का एक दुष्ट प्रेत था जिसे हमने कल रात देखा था। मुझे इस बात का यकीन है, सुबह की रोशनी में भी। शायद अब भी उसकी आंखें फेंगोर्न से हम पर नजर रख रही हों। ये काफी संभावना है, अरागोर्न ने कहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं है। मैं घोड़ों के बारे में सोच रहा हूँ। तुमने कल रात कहा था, गिमली, कि वे डरकर भाग गए थे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा। क्या तुमने उन्हें सुना, लेगोलास? क्या वे तुम्हें भयभीत जानवरों की तरह लगे? नहीं, लेगोलास ने कहा। मैंने उन्हें साफ सुना, लेकिन अंधेरे और हमारे अपने डर के कारण मुझे अंदाजा नहीं था कि वे अचानक खुशी से पागल हो गए जंगली जानवर थे। वे घोड़े की तरह बोल रहे थे जब वे किसी ऐसे दोस्त से मिलते हैं जिसे वे बहुत समय से याद कर रहे थे। ऐसा मैंने सोचा, अरागोर्न ने कहा, लेकिन मैं पहेली को नहीं पढ़ सकता जब तक कि वे वापस न आ जाएं। आओ, रोशनी तेजी से बढ़ रही है। चलो पहले देखते हैं और बाद में अनुमान लगाते हैं। हमें यहीं से शुरू करना चाहिए, हमारे अपने शिविर स्थल के पास, चारों ओर सावधानीपूर्वक खोज करते हुए और जंगल की ओर ढलान पर चढ़ते हुए। रात में हमारे मेहमान के बारे में हम जो भी सोचें, हॉबिट को ढूंढना हमारा काम है। अगर वे किसी संयोग से भाग गए तो वे पेड़ों में छिपे होंगे या उन्हें देखा जा सकता था। अगर हमें यहाँ और जंगल की छत के बीच कुछ नहीं मिलता है तो हम युद्ध के मैदान और राख के बीच अंतिम खोज करेंगे। लेकिन वहाँ बहुत कम उम्मीद है। रोहन के घुड़सवारों ने उनका काम बहुत अच्छा है। कुछ देर तक साथी जमीन पर रेंगते और टटोलते रहे। पेड़ उनके ऊपर उदास होकर खड़ा था। उसकी सूखी पत्तियां अब लटक रही थीं और ठंडी पूर्वी हवा में खड़खड़ा रही थीं। अरागोर्न धीरे धीरे दूर चला गया। वह नदी के किनारे पहरे की आग की राख के पास पहुंचा और फिर उस टीले की ओर वापस जमीन पर चलने लगा जहां लड़ाई लड़ी गई थी। अचानक वह झुका और अपना चेहरा घास में छिपाते हुए नीचे झुका। फिर उसने दूसरों को आवाज दी। वे दौड़ते हुए आए। आखिरकार हमें खबर मिल ही गई, अरागोर्न ने कहा। उसने उन्हें दिखाने के लिए एक टूटा हुआ पत्ता उठाया, सुनहरे रंग का एक बड़ा पीला पत्ता जो अब फीका पड़ रहा है और भूरा हो रहा है। यह ल्यूरियन का एक मैलोन पत्ता है और इस पर छोटे छोटे टुकड़े हैं और घास में कुछ और टुकड़े हैं। और देखो, पास में कटे हुए रस्सी के कुछ टुकड़े पड़े हैं। और यह वह चाकू है जिसने उन्हें काटा, गिमली ने कहा। वह झुका और एक टुसॉक से, जिसमें किसी भारी पैर ने उसे रौंद दिया था, एक छोटा दांतेदार ब्लेड निकाला। जिस हैंडल से इसे तोड़ा गया था वह उसके बगल में था। यह एक औख हथियार था, उसने कहा, इसे सावधानी से पकड़े हुए और नक्काशीदार हैंडल पर घृणा से देखते हुए। इसे एक भयानक सिर की तरह आकार दिया गया था जिसमें तिरछी आंखें और तिरछी नज़र वाला मुंह था। अच्छा, ये सबसे अजीब पहेली है जो हमें अभी तक मिली है, लेगोलस ने कहा। एक बंधा हुआ कैदी औक और आसपास के घुड़सवारों से बच निकलता है। फिर वह खुले में ही रुक जाता है और औक चाकू से अपने बंधन काटता है। लेकिन कैसे और क्यों? क्योंकि अगर उसके पैर बंधे थे तो वह कैसे चला, और अगर उसके हाथ बंधे थे तो उसने चाकू का इस्तेमाल कैसे किया, और अगर दोनों बंधे नहीं थे तो उसने रस्सियां क्यों काटी? अपने कौशल से प्रसन्न होकर वह फिर बैठ गया और चुपचाप कुछ ब्रेड खाया।
कम से कम ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वो एक हॉबिट था, बिना मैलोन लीफ के। उसके बाद मुझे लगता है उसने अपने हाथों को पंखों में बदल लिया और पेड़ों में गाते हुए उड़ गया। उसे ढूंढना आसान होना चाहिए, हमें केवल पंखों की जरूरत है। गिमली ने कहा, यह जादू टोना तो बहुत हुआ था। वह बूढ़ा आदमी क्या कर रहा था? अरागोर्न, लेगोलस के बारे में तुम्हें क्या कहना है? क्या तुम इसे बेहतर कर सकते हो? शायद मैं कर सकता हूँ, अरागोर्न ने मुस्कुराते हुए कहा। पास में कुछ और संकेत हैं जिन पर आपने विचार नहीं किया है। मैं सहमत हूँ कि कैदी एक हॉबिट था और यहाँ आने से पहले उसके या तो पैर या हाथ मुक्त रहे होंगे। मुझे लगता है कि यह हाथ थे, क्योंकि तब पहेली आसान हो जाती है, और इसलिए भी क्योंकि, जैसा कि मैंने चिन्हों को पढ़ा, उसे एक ऑक द्वारा इस बिंदु तक लाया गया था। रक्त वहाँ, कुछ कदम दूर, ऑक का खून गिरा हुआ था। इस जगह पर खुरों के गहरे निशान हैं, और संकेत हैं कि कोई भारी चीज घसीट कर ले जाई गई थी। ऑक को घुड़सवारों ने मार डाला था, और बाद में उसके शरीर को आग में डाल दिया गया था। लेकिन हॉबिट दिखाई नहीं दिया, वो खुले में नहीं था, क्योंकि रात हो चुकी थी और उसके पास अभी भी उसका एल्वेन क्लोक था। वह थका हुआ और भूखा था, और इस बात पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि जब उसने अपने गिरे हुए दुश्मन के चाकू से अपने बंधन काटे, तो उसने आराम किया और थोड़ा खाया और फिर भाग गया। लेकिन ये जानकर सुकून मिलता है कि उसकी जेब में कुछ लेम्बा थे, भले ही वह बिना गियर या पैक के भाग गया था। शायद वो हॉबिट जैसा है। मैं कहता हूँ वह, हालांकि मुझे उम्मीद है और अनुमान है कि मेरी और पिप्पिन दोनों यहाँ एक साथ थे। हालांकि ये निश्चित रूप से दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। और आपको कैसे लगता है कि हमारे दोस्तों में से किसी का भी एक हाथ खाली होगा? गिमली ने पूछा। मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ, अरागोर्न ने उत्तर दिया। नहीं, मुझे पता है कि एक और उन्हें क्यों ले जा रहा था। हम निश्चित हो सकते हैं कि उन्हें भागने में मदद करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि अब मैं उस मामले को समझने लगा हूँ जिसने मुझे शुरू से ही उलझन में डाल रखा था। जब बोरोमीर गिर गया था, तो ऑर्क्स मेरी और पिप्पिन को पकड़कर संतुष्ट क्यों थे? उन्होंने हम में से बाकी लोगों की तलाश नहीं की, न ही हमारे शिविर पर हमला किया, बल्कि वे पूरी तेजी से इसेनगार्ड की ओर बढ़ गए। क्या उन्हें लगा कि उन्होंने रिंग बेयरर और उसके वफादार साथी को पकड़ लिया है? मुझे नहीं लगता। उनके स्वामी ओर्क्स को ऐसे स्पष्ट आदेश देने की हिम्मत नहीं करेंगे, भले ही वे खुद इतना जानते हों। वे उनसे रिंग के बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, वे भरोसेमंद सेवक नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ओर्क्स को हॉबिट्स को किसी भी कीमत पर जिंदा पकड़ने का आदेश दिया गया था। युद्ध से पहले कीमती कैदियों को लेकर भागने की कोशिश की गई थी। शायद विश्वासघात, ऐसे लोगों के साथ काफी संभावना है। कुछ बड़े और साहसी ऑक अपने स्वार्थ के लिए पुरस्कार के साथ अकेले भागने की कोशिश कर रहे होंगे। बस यही मेरी कहानी है। अन्य लोगों ने भी यही सोचा होगा, लेकिन हम इस बात पर भरोसा कर सकते हैं कि कम से कम हमारे दोस्तों में से एक तो बच निकला। रोहन लौटने से पहले उसे ढूंढना और उसकी मदद करना हमारा काम है। हमें फैंगॉन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जरूरत ने उसे उस अंधेरी जगह पर पहुंचा दिया है। गिमली ने कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे किस बात से अधिक डर लगता है, फैंगोन या रोहन से होकर पैदल जाने वाली लंबी सड़क का विचार। तो फिर चलो हम जंगल में चलें, अरागोर्न ने कहा। कुछ ही समय बाद अरागोर्न को नए निशान मिले। एक जगह ईंटवॉश के किनारे उसे पैरों के निशान मिले, हॉबिट के निशान, लेकिन इतने हल्के कि उनसे कुछ खास नहीं कहा जा सकता था। फिर एक बार फिर एक बड़ी सी लकड़ी के तने के नीचे जंगल के बिल्कुल किनारे पर पेड़ के और भी निशान पाए गए। धरती नंगी और सूखी थी, और उससे ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा था। कम से कम एक हॉबिट यहाँ कुछ देर के लिए खड़ा रहा और पीछे मुड़कर देखा, और फिर वह जंगल की ओर चला गया, अरागोर्न ने कहा। तो फिर हमें भी अंदर जाना चाहिए, गिमली ने कहा। लेकिन मुझे इस फैंगॉन का रूप पसंद नहीं है, और हमें इसके खिलाफ चेतावनी दी गई थी। काश कि पीछा कहीं और होता। मुझे नहीं लगता कि जंगल में बुराई है, चाहे कहानियां कुछ भी कहें, लेगोलास ने कहा।
वह जंगल की छत के नीचे खड़ा था, आगे की ओर झुका हुआ, मानो वह सुन रहा हो और अपनी चौड़ी आंखों से छाया में झांक रहा था। नहीं, ये बुराई नहीं है, या जो बुराई इसमें है वो बहुत दूर है। मैं केवल अंधेरे स्थानों की हल्की सी गूंज ही सुन पाता हूँ जहाँ पेड़ों के दिल काले हैं। हमारे आसपास कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन सतर्कता और क्रोध है। खैर, उसे मुझसे नाराज होने की कोई वजह नहीं है, गिमली ने कहा। मैंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। लेगोलास ने कहा, ये ठीक ही है, लेकिन फिर भी इसे नुकसान तो हुआ है। अंदर कुछ हो रहा है, या होने वाला है। क्या तुम्हें तनाव महसूस नहीं होता? इससे मेरी सांस रुक जाती है। बॉनी ने कहा, मुझे लगता है कि हवा घुटन भरी है। ये लकड़ी मिर्कवुड से हल्की है, लेकिन यह बासी और जर्जर है। ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, एल्फ ने कहा। इतना पुराना कि मुझे फिर से जवानी का एहसास होने लगा है, जैसा कि मैंने तुम बच्चों के साथ यात्रा करने के बाद से कभी महसूस नहीं किया। ये पुराना है और यादों से भरा है। अगर मैं शांति के दिनों में यहाँ आता तो मैं यहाँ खुश रह सकता था। मैं हिम्मत करके कह सकता हूँ कि तुम ऐसा कर सकते हो, गिमली ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। तुम वैसे भी एक वुड एल्फ हो, हालांकि किसी भी तरह के एल्फ अजीब लोग होते हैं। फिर भी तुम मुझे दिलासा देते हो। तुम जहाँ जाओगे, मैं भी जाऊंगा। लेकिन अपना धनुष हाथ में तैयार रखो, और मैं अपनी कुल्हाड़ी अपनी बेल्ट में ढीली रखूंगा। पेड़ों पर इस्तेमाल के लिए नहीं, उसने जल्दी से कहा, उस पेड़ की ओर देखते हुए जिसके नीचे वे खड़े थे। मैं उस बूढ़े आदमी से बिना किसी तर्क के अचानक मिलना नहीं चाहता, बस इतना ही। चलो चलें। इसके साथ ही तीनों शिकारी फैंगोर्न के जंगल में घुस गए। लेगोलास और गिमली ने अरागोर्न को ट्रैकिंग छोड़ दी। उसके लिए देखने के लिए बहुत कम था। जंगल का फर्श सूखा था और पत्तियों के ढेर से ढका हुआ था, लेकिन यह अनुमान लगाते हुए कि भगोड़े पानी के पास रहेंगे, वह अक्सर नदी के किनारे लौटता था। इस तरह वह उस जगह पर पहुंच गया जहां मेरी और पिप्पिन ने शराब पी थी और अपने पैर धोए थे। वहां सभी को दो हॉबिट के पैरों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जिनमें से एक दूसरे से कुछ छोटा था। यह अच्छी खबर है, आरागोर्न ने कहा, लेकिन ये निशान 2 दिन पुराने हैं और ऐसा लगता है कि इस समय तक हॉबिट पानी के किनारे से चले गए थे। तो अब हम क्या करें? गिमली ने कहा, हम फैंगोरन की पूरी दुर्गम भूमि में उनका पीछा नहीं कर सकते। हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं हैं। यदि हम उन्हें शीघ्र नहीं खोज पाए, तो हम उनके किसी काम के नहीं रहेंगे, सिवाय इसके कि हम उनके पास बैठ जाएं और साथ में भूखे रहकर अपनी मित्रता प्रदर्शित करें। अरागोर्न ने कहा, यदि हम सचमुच इतना ही कर सकते हैं, तो हमें ऐसा करना ही होगा। आओ हम आगे चलें। वे आखिरकार ट्रीबर्ड्स हिल के खड़ी ढलान वाले सिरे पर पहुंच गए और ऊंची शेल्फ की ओर जाने वाली चट्टानी दीवार की ओर देखा। सूरज की किरणें तेजी से भागते बादलों के बीच से टकरा रही थीं और जंगल अब कम धूसर और उदास लग रहा था। चलो ऊपर चलें और अपने आसपास देखें, लेगोलस ने कहा। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मैं थोड़ी देर के लिए खुली हवा का स्वाद लेना चाहूंगा। साथ ही ऊपर चढ़ गए। अरागोर्न सबसे आखिर में आया, धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। वह सीढ़ियों और कगारों को बारीकी से देख रहा था। मुझे लगभग यकीन है कि हॉबिट यहाँ आए होंगे, उन्होंने कहा। लेकिन वहाँ दूसरे निशान भी हैं, बहुत अजीब निशान, जिन्हें मैं समझ नहीं पाया। मुझे आश्चर्य है कि क्या हम इस कगार से कुछ ऐसा देख सकते हैं जो हमें यह अनुमान लगाने में मदद करेगा कि वे आगे किस तरफ गए थे। वो खड़ा हुआ और चारों ओर देखने लगा, लेकिन उसे कोई भी उपयोगी चीज नजर नहीं आई। शेल्फ दक्षिण और पूर्व की ओर थी, लेकिन केवल पूर्व की ओर ही दृश्य खुला था। वहां वह पेड़ों के सिरों को पंक्तियों में उतरते हुए उस मैदान की ओर देख सकता था जहां से वे आए थे। हमने बहुत दूर तक यात्रा की है, लेगोलास ने कहा। हम सभी एक साथ सुरक्षित यहाँ पहुँच सकते थे, अगर हम दूसरे या तीसरे दिन ग्रेट रिवर को छोड़कर पश्चिम की ओर चले जाते। बहुत कम लोग ही यह अनुमान लगा सकते हैं कि उनका रास्ता उन्हें कहाँ ले जाएगा, जब तक कि वे अपने अंत तक नहीं पहुँच जाते। गिमली ने कहा, लेकिन हम फैंगोर्न नहीं आना चाहते थे। फिर भी हम यहाँ हैं और अच्छी तरह से जाल में फंस गए हैं, लेगोलास ने कहा।
देखो, क्या देख रहे हो? गिमली ने कहा। वहाँ पेड़ों में। कहाँ? मेरे पास तो कोई परी आंखें नहीं हैं। चुप रहो, धीरे बोलो। देखो, लेगोलास ने इशारा करते हुए कहा। नीचे जंगल में, उसी रास्ते पर जहाँ से हम अभी आए हैं। ये वही है। क्या तुम उसे पेड़ से पेड़ पर जाते हुए नहीं देख सकते? मैं समझ गया, अब मैं समझ गया। गिमली ने फुसफुसाते हुए कहा। देखो, आरागोन, क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी? वहाँ बूढ़ा आदमी है, गंदे भूरे चिथड़ों में, इसीलिए मैं उसे पहले नहीं देख सका। आरागोन ने देखा कि एक झुकी हुई आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वह दूर नहीं थी, वो एक बूढ़ा भिखारी आदमी लग रहा था, जो थका हुआ चल रहा था, एक खुरदरी छड़ी पर झुक रहा था। उसका सिर झुका हुआ था और वह उनकी ओर नहीं देख रहा था। अन्य देशों में वे उसे दयालु शब्दों के साथ अभिवादन करते, लेकिन अब वे चुप खड़े थे। प्रत्येक को एक अजीब सी आशंका महसूस हो रही थी। कुछ ऐसा आ रहा था जिसमें एक छिपी हुई शक्ति या खतरा था। गिमली ने कुछ देर तक बड़ी बड़ी आंखों से देखा, जैसे जैसे वह आकृति कदम दर कदम करीब आती गई। फिर अचानक, खुद को और अधिक रोक न पाने के कारण, वह चिल्ला पड़ा, तुम्हारा धनुष, लेगोलास! इसे मोड़ो, तैयार हो जाओ, ये सरुमन है, उसे बोलने मत दो, या हम पर जादू मत करो। पहले गोली मारो। लेगोलस ने अपना धनुष लिया और उसे धीरे धीरे झुकाया, जैसे कि कोई और इच्छा उसका विरोध कर रही हो। उसने अपने हाथ में एक तीर को ढीला रखा, लेकिन उसे डोरी में फिट नहीं किया। आरागोर्न चुप खड़ा था, उसका चेहरा सतर्क और इरादे से भरा हुआ था। तुम इंतजार क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? गिमली ने फुसफुसाते हुए कहा। लेगोलास सही कह रहा है, आरागोर्न ने शांति से कहा। हम एक बूढ़े आदमी को इस तरह से, बिना किसी चुनौती के, गोली नहीं मार सकते, चाहे हम पर कोई भी डर या संदेह क्यों न हो। देखो और इंतजार करो। तभी बूढ़े ने अपनी चाल तेज कर दी और आश्चर्यजनक गति से चट्टान की दीवार के नीचे आ गया। फिर अचानक उसने ऊपर देखा, जबकि वे दोनों नीचे देखते हुए स्थिर खड़े थे। कोई आवाज नहीं थी, वे उसका चेहरा नहीं देख सकते थे। वो टोपी पहने हुए था, और टोपी के ऊपर उसने एक चौड़ी चौड़ी टोपी पहन रखी थी, जिससे उसकी नाक के सिरे और उसकी भूरी दाढ़ी को छोड़कर उसके सभी चेहरे ढंके हुए थे। फिर भी आरागोर्न को ऐसा लग रहा था कि उसने टोपी पहने हुए भौहों की छाया के भीतर से तेज और चमकदार आंखों की चमक देखी है। आखिरकार बूढ़े ने चुप्पी तोड़ी। उसने नर्म आवाज में कहा, बहुत बढ़िया मुलाकात हुई, मेरे दोस्तों। मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या तुम नीचे आओगे या मैं ऊपर आऊँ? जवाब का इंतजार किए बिना वह चढ़ने लगा। अब, गिमली ने कहा, उसे रोको, लेगोलास। बूढ़े आदमी ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि मैं आपसे बात करना चाहता था? उस धनुष को दूर करो, मास्टर एल्फ। लेगोलास के हाथों से धनुष और बाण गिर गए, और उसकी भुजाएं ढीली होकर लटक गईं। उसके पक्ष, और आप, मास्टर बॉने, कृपया अपने कुल्हाड़ी के हैंडल से अपना हाथ हटा लें, जब तक कि मैं तुम्हें ऐसे तर्कों की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिमली चौंका और फिर पत्थर की तरह स्थिर खड़ा रहा, घूरता रहा, जबकि बूढ़ा आदमी बकरी की तरह तेजी से खुरदरी सीढ़ियों पर चढ़ गया। सारी थकान उसकी चली गई थी। जैसे ही वह शेल्फ पर चढ़ा, वहां एक चमक थी, जो निश्चितता के लिए बहुत कम थी। सफेद रंग की एक त्वरित चमक, जैसे कि भूरे रंग के चिथड़ों से ढका कोई कपड़ा पल भर के लिए प्रकट हो गया हो। गिमली की सांस की आवाज सन्नाटे में एक तेज फुफकार के रूप में सुनी जा सकती थी। अच्छा हुआ, मैं फिर कहता हूँ, बूढ़े आदमी ने उनकी ओर आते हुए कहा। जब वह कुछ फीट दूर था, तो वह खड़ा हो गया, अपने डंडे पर झुक गया, अपना सिर आगे की ओर झुकाया, अपने हुड के नीचे से उन्हें देख रहा था। और आप इन इलाकों में क्या कर रहे होंगे? एक एल्फ, एक आदमी और एक बौना। सभी ने एल्विश फैशन पहना हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि इन सब के पीछे सुनने लायक एक कहानी है। ऐसी चीजें यहाँ अक्सर देखने को नहीं मिलती। तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम फैंगोर्न को अच्छी तरह जानते हो, आरागोर्न ने कहा। क्या ऐसा है? बूढ़े आदमी ने कहा, ये ठीक नहीं है, ये तो कई जिंदगियों का अध्ययन होगा। लेकिन मैं यहाँ बार बार आता हूँ।
क्या हम आपका नाम जान सकते हैं और फिर सुन सकते हैं कि आप हमसे क्या कहना चाहते हैं? आरागोर्न ने कहा, सुबह बीत जाती है और हमारे पास एक ऐसा काम है जो इंतजार नहीं करेगा। मैं जो कहना चाहता था वह कह चुका हूँ। तुम क्या कर रहे हो और तुम अपने बारे में क्या कहानी सुना सकते हो? जहाँ तक मेरे नाम की बात है। वह हंसते हुए रुक गया और धीरे से हंसने लगा। आरागोर्न को उस आवाज से एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई, एक अजीब सी ठंडी सिहरन, और फिर भी यह डर या आतंक नहीं था जो उसने महसूस हुआ, बल्कि यह एक तेज हवा के अचानक काटने या एक ठंडी बारिश की थपकी की तरह था जो एक बेचैन सोए हुए व्यक्ति को जगा देती है। मेरा नाम, बूढ़े आदमी ने फिर कहा। क्या तुमने पहले ही इसका अनुमान नहीं लगा लिया है? तुमने इसे पहले भी सुना है, मुझे लगता है। हाँ, तुमने इसे पहले भी सुना है। लेकिन आओ, अब तुम्हारी कहानी क्या है? तीनों साथी चुप खड़े रहे और कोई जवाब नहीं दिया। कुछ लोग तो ये संदेह करने लगेंगे कि क्या तुम्हारा काम बताने लायक है, बूढ़ी ने कहा। सौभाग्य से मुझे इसके बारे में कुछ पता है। मुझे लगता है कि तुम दो युवा हॉबिट के पदचिह्नों का अनुसरण कर रहे हो। हाँ, हॉबिट, घूरो मत, जैसे कि तुमने पहले कभी यह अजीब नाम नहीं सुना हो। तुमने सुना है और मैंने भी सुना है। खैर, वे परसों यहाँ चढ़े थे और वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। क्या इससे तुम्हें तसल्ली मिलती है? और अब तुम जानना चाहोगे कि उन्हें कहाँ ले जाया गया। अच्छा, शायद मैं तुम्हें कुछ खबर दे सकूं। वह, लेकिन हम खड़े क्यों हैं? आपका काम, आप देख रहे हैं, अब उतना जरूरी नहीं है जितना आपने सोचा था। चलो बैठो और थोड़ा आराम करो। बूढ़ा आदमी पीछे मुड़ा और चट्टान के नीचे गिरे हुए पत्थरों और चट्टानों के ढेर की ओर चला गया। तुरंत, जैसे कि कोई जादू हट गया हो, बाकी लोग शांत हो गए और हिलने लगे। गिमली का हाथ तुरंत उसकी कुल्हाड़ी पर चला गया। आरागोर्न ने अपनी तलवार खींची। लेगोलास ने अपना धनुष उठाया। बूढ़े आदमी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि झुककर एक सपाट पत्थर पर बैठ गया। फिर उसका ग्रे लबादा अलग हुआ और उन्होंने देखा कि वह बिना किसी संदेह के पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुए था। सरुमन, गिमली चिल्लाया, हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उसकी ओर झपटा। बोलो, हमें बताओ कि तुमने हमारे दोस्तों को कहाँ छिपा रखा है। तुमने उनके साथ क्या किया है? बोलो, नहीं तो मैं तुम्हारी टोपी में ऐसा निशान बना दूंगा कि जादूगर के लिए भी उसे ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। बूढ़ा आदमी उससे बहुत तेज था। वह अपने पैरों पर उछला और एक बड़ी चट्टान की चोटी पर छलांग लगा दी। वहां वह खड़ा था, अचानक लंबा हो गया, उनसे ऊंचा। उसका हुड और उसके भूरे रंग के कपड़े दूर फेंक दिए गए थे। उसके सफेद कपड़े चमक रहे थे। उसने अपना डंडा उठाया और गिमली की कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। आरागोर्न की तलवार, जो उसके स्थिर हाथ में अकड़ गई थी, अचानक आग से जल उठी। लेगोलस ने जोर से चिल्लाया और एक तीर हवा में उछाला, यह आग की लपटों में गायब हो गया। मित्रंदिर, वह चिल्लाया। मित्रंदिर, बूढ़े आदमी ने कहा, अच्छा हुआ, मैं तुमसे फिर कहता हूँ। लेगोलास, वे सब उसे घूर रहे थे। उसके बाल धूप में बर्फ की तरह सफेद थे और उसका लबादा चमकीला सफेद था। उसकी गहरी भौहों के नीचे की आंखें चमकीली थीं, सूरज की किरणों की तरह चुभ रही थीं। उसके हाथ में शक्ति थी। आश्चर्य, खुशी और डर के बीच वे खड़े थे और कहने के लिए कोई शब्द नहीं पा रहे थे। आखिरकार आरागोर्न ने हलचल मचाई। गंडालफ, उसने कहा, हमारी जरूरत के समय तुम हमारी ओर लौट आए। मेरी आंखों पर कौन सा पर्दा था? गैंडालफ, गिमली ने कुछ नहीं कहा, बल्कि अपनी आंखों को छिपाते हुए घुटनों के बल बैठ गया। गंडाल्फ, बूढ़े आदमी ने दोहराया, जैसे पुरानी यादों से एक लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया गया शब्द याद आ रहा हो। हाँ, यही नाम था। मैं गैंडाल्फ था। वह चट्टान से नीचे उतरा और अपना भूरा लबादा उठाकर अपने ऊपर लपेट लिया। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज चमक रहा था, लेकिन अब फिर से बादलों में छिप गया है। हाँ, तुम अब भी मुझे गैंडाल्फ कह सकते हो, उसने कहा, और यह आवाज़ उनके पुराने दोस्त और मार्गदर्शक की आवाज़ थी। उठो, मेरे अच्छे गिमली। तुम्हें कोई दोष नहीं,
और मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वास्तव में मेरे दोस्तों, तुम में से किसी के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है जो मुझे चोट पहुंचा सके। खुश रहो, हम फिर मिलेंगे। ज्वार, महान तूफान आ रहा है, लेकिन ज्वार बदल गया है। उसने अपना हाथ गिमली के सिर पर रखा और बौना अचानक ऊपर देखकर हंस पड़ा। गंडाल्फ, उसने कहा, लेकिन तुम तो पूरी तरह से सफेद कपड़े पहने हुए हो। हाँ, अब मैं गोरा हूँ, गैंडाल्फ ने कहा। वास्तव में मैं सरुमन हूँ, कोई कह सकता है, सरुमन जैसा कि उसे होना चाहिए था। लेकिन अब आओ, मुझे अपने बारे में बताओ। जब से हम अलग हुए हैं, मैं आग और गहरे पानी से गुजरा हूँ। मैं बहुत कुछ भूल गया हूँ जो मुझे लगता था कि मैं जानता हूँ, और बहुत कुछ फिर से सीखा है जो मैं भूल गया था। मैं बहुत सी चीज़ें दूर से देख सकता हूँ, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो पास में हैं, मैं नहीं देख सकता। मुझे अपने बारे में बताओ। तुम क्या जानना चाहते हो? आरागोर्न ने कहा। पुल पर अलग होने के बाद से जो कुछ भी हुआ है, वह एक लंबी कहानी होगी। क्या तुम पहले हमें हॉबिट्स की खबर नहीं दोगे? क्या तुमने उन्हें ढूंढ लिया है और क्या वे सुरक्षित हैं? नहीं, मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाया, गैंडाल्फ ने कहा। एमिन मुइल की घाटियों पर अंधेरा था और मुझे उनकी कैद के बारे में तब तक पता नहीं चला जब तक कि चील ने मुझे नहीं बताया। बाज, लेगोलस ने कहा, मैंने एक बाज को बहुत ऊंचाई पर और बहुत दूर से देखा है। आखिरी बार 3 दिन पहले एमिन म्यूल के ऊपर देखा था। हाँ, गैंडाल्फ ने कहा, वह गोहिर विंडलॉर्ड था जिसने मुझे ऑर्थेंक से बचाया था। मैंने उसे नदी पर नज़र रखने और समाचार इकट्ठा करने के लिए अपने आगे भेजा था। उसकी नज़र तेज है, लेकिन वह पहाड़ और पेड़ के नीचे से गुजरने वाली हर चीज़ को नहीं देख सकता। कुछ चीज़ें उसने देखी हैं और कुछ मैंने खुद देखी हैं। अंगूठी अब मेरी मदद या रिवेंडेल से निकले किसी भी दल की मदद से बाहर निकल गई है। ये लगभग दुश्मन को पता चल ही गया था, लेकिन ये बच निकली। इसमें मेरी भी कुछ भूमिका थी, क्योंकि मैं एक ऊंचे स्थान पर बैठा था और मैंने डार्क टॉवर से संघर्ष किया और छाया गुजर गई। फिर मैं थक गया, बहुत थक गया, और मैं अंधेरे विचारों में बहुत दूर चला गया। तो फिर तुम्हें फ्रोडो के बारे में तो पता ही है, गिमली ने कहा। उसके साथ क्या होता है? मैं नहीं कह सकता। वो एक बड़ी मुसीबत से बच गया, लेकिन अभी भी उसके सामने कई मुसीबतें हैं। उसने अकेले ही मोडोर जाने का निश्चय किया और वो निकल पड़ा। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। लेगोलास ने कहा, अकेले नहीं। हमें लगता है कि सैम उसके साथ गया था। क्या उसने ऐसा किया? गैंडाल्फ ने कहा, और उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान थी। क्या उसने वाकई ऐसा किया? यह मेरे लिए खबर है, फिर भी मुझे इससे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। अच्छा, बहुत अच्छा, तुमने मेरा दिल हल्का कर दिया। तुम्हें मुझे और बताना चाहिए। अब मेरे पास बैठो और मुझे अपनी यात्रा की कहानी बताओ। साथ ही उसके पैरों के पास जमीन पर बैठ गए और अरागोर्न ने कुर्सी संभाली। कहानी। बहुत देर तक गैंडाल्फ ने कुछ नहीं कहा और उसने कोई सवाल नहीं पूछा। उसके हाथ उसके घुटनों पर फैले हुए थे और उसकी आंखें बंद थीं। आखिरकार जब आरागोर्न ने बोरोमीर की मौत और ग्रेट रिवर पर उसकी अंतिम यात्रा के बारे में बात की, तो बूढ़ी ने आह भरी। तुमने वह सब नहीं कहा जो तुम जानते हो या अनुमान लगाते हो, मेरे दोस्त आरागोर्न, उसने धीरे से कहा। बेचारा बोरोमीर, मैं नहीं समझ पाया कि उसके साथ क्या हुआ। ऐसे आदमी के लिए यह एक कठिन परीक्षा थी, एक योद्धा और लोगों का राजा। गैलाड्रियल ने मुझे बताया कि वह खतरे में था, लेकिन वह आखिरकार बच निकला। मुझे खुशी है। ये व्यर्थ नहीं था कि युवा हॉबिट हमारे साथ आए, अगर केवल बोरोमीर की खातिर। लेकिन यह उनका एकमात्र काम नहीं है। उन्हें फैंगॉन लाया गया था और उनका आना छोटे पत्थरों के गिरने जैसा था जो पहाड़ों में हिमस्खलन शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि जब हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो मुझे पहली गड़गड़ाहट सुनाई देती है। सरुमन के लिए बेहतर था कि बांध टूटने पर घर से दूर न पकड़ा जाए। एक बात में तुम नहीं बदले हो, प्रिय मित्र, अरागोर्न ने कहा, तुम अभी भी पहेलियों में बोलते हो। क्या पहेलियों में? गैंडाल्फ ने कहा, नहीं, क्योंकि मैं खुद से ही ऊंची आवाज में बात कर रहा था।
बूढ़ों की आदत होती है, वे बात करने के लिए सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को चुनते हैं। युवाओं को लंबे स्पष्टीकरण की जरूरत होती है जो थका देने वाले होते हैं। वह हंसा, लेकिन अब उसकी आवाज धूप की किरण की तरह गर्म और दयालु लग रही थी। मैं अब प्राचीन घरों के पुरुषों की गिनती में भी युवा नहीं हूँ, आरागोर्न ने कहा। क्या तुम मेरे सामने अपना मन और अधिक स्पष्ट रूप से नहीं खोलोगे? तो फिर मैं क्या कहूँ? गैंडाल्फ ने कहा और कुछ देर के लिए विचार में रुक गया। यदि आप मेरी बात को यथासंभव स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं, तो संक्षेप में मैं इस समय चीजों को इस तरह से देखता हूँ। शत्रु को, निश्चित रूप से, बहुत समय से पता है कि अंगूठी विदेश में है और इसे एक हॉबिट द्वारा लाया गया है। वह अब जानता है कि रिवेंडेल से रवाना हुए हमारे दल के कितने सदस्य हैं और हम में से प्रत्येक किस प्रकार का है। लेकिन वह अभी तक हमारे उद्देश्य को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया है। वह मानता है कि हम सभी मिनास तिरित जा रहे थे, क्योंकि हमारी जगह पर वो खुद यही करता, और उसकी बुद्धि के अनुसार यह उसकी शक्ति के लिए एक बड़ा झटका होता। वास्तव में वह बहुत भयभीत है, यह नहीं जानता कि अचानक कोई शक्तिशाली व्यक्ति अंगूठी लेकर प्रकट हो सकता है और युद्ध के साथ उस पर हमला कर सकता है, उसे गिराने और उसकी जगह लेने की कोशिश कर सकता है। ये कि हम उसे गिराना चाहते हैं और उसकी जगह कोई नहीं है, यह विचार उसके दिमाग में नहीं आता है। ये कि हमें अंगूठी को नष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, अभी तक उसके सबसे काले सपने में भी नहीं आया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप हमारा सौभाग्य और हमारी आशा देखेंगे। युद्ध की कल्पना करने के कारण उसने युद्ध को छोड़ दिया है, यह मानते हुए कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। समय बर्बाद करने का समय नहीं है, क्योंकि जो पहला वार करता है, अगर वो उसे काफी जोर से मारता है, तो उसे और वार करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए वह जो सेनाएं लंबे समय से तैयार कर रहा था, वह अब उससे पहले ही काम में लगा रहा है, जितना उसने सोचा था। बुद्धिमान मूर्ख, क्योंकि अगर उसने अपनी सारी शक्ति मोडोर की रक्षा करने में लगा दी होती, ताकि कोई भी अंदर न आ सके, और अपने पूरे दल को रिंग की तलाश में लगा दिया होता, तो वाकई उम्मीद फीकी पड़ जाती। न तो रिंग और न ही बियर उससे लंबे समय तक बच सकते थे। लेकिन अब उसकी नज़र घर के बजाय विदेश पर है, और वह ज्यादातर मिनास तिरित की ओर देखता है। बहुत जल्द ही उसकी ताकत तूफान की तरह उस पर टूट पड़ेगी, क्योंकि वह पहले से ही जानता है कि कंपनी को रोकने के लिए उसने जो संदेशवाहक भेजे थे, वे फिर से विफल हो गए हैं। उन्हें अंगूठी नहीं मिली है, न ही वे किसी हॉबिट को बंधक बनाकर ले गए हैं। अगर उन्होंने इतना भी किया होता, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा झटका होता, और यह जानलेवा भी हो सकता था। लेकिन हमें डार्क टॉवर में उनकी कोमल निष्ठा की परीक्षा की कल्पना करके अपने दिलों को काला नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुश्मन अब तक विफल रहा है। सरुमन का शुक्रिया। तो क्या सरुमन देशद्रोही नहीं है? गिमली ने कहा। हाँ, गैंडाल्फ ने कहा, 2 गुना। और क्या यह अजीब नहीं है? हाल ही में हमने जो कुछ भी सहा है, वह इसेनगार्ड के विश्वासघात से अधिक गंभीर नहीं लगा। यहाँ तक कि एक राजा और कप्तान के रूप में भी सरुमन बहुत शक्तिशाली हो गया है। वह रोहन के लोगों को धमकाता है और मिनास तिरित से उनकी मदद वापस ले लेता है, जबकि मुख्य हमला पूर्व से आ रहा है। फिर भी एक विश्वासघाती हथियार हमेशा हाथ के लिए खतरा होता है। सरुमन ने अंगूठी को अपने लिए हथियाने या कम से कम अपने बुरे उद्देश्यों के लिए कुछ हॉबिट को फंसाने का भी मन बनाया था। इसलिए उनके बीच हमारे दुश्मनों ने केवल मेरी और पिप्पिन को अद्भुत गति से और सही समय पर फेंगोन तक लाने की योजना बनाई है, जहां अन्यथा वे कभी नहीं आ सकते थे। इसके अलावा उन्होंने खुद को नए संदेहों से भर लिया है जो उनकी योजनाओं को बाधित करते हैं। रोहन के घुड़सवारों की बदौलत मोडोर में लड़ाई की कोई खबर नहीं आएगी, लेकिन डार्क लॉर्ड को पता है कि 2 हॉबिट को एमिन मुगल में ले जाया गया और उसके अपने सेवकों की इच्छा के विरुद्ध उसे इसेनगार्ड की ओर ले जाया गया। अब उसे इसेनगार्ड के साथ साथ मिनस तिरित से भी डर है। अगर मिनस तिरित गिरता है, तो सरुमन के साथ बुरा होगा। गिमली ने कहा, ये दुख की बात है कि हमारे मित्र बीच में हैं। अगर कोई भूमि इसेनगार्ड और मोडोर को विभाजित नहीं करती, तो वे लड़ सकते थे और हम देखते और इंतजार करते।
विजेता दोनों में से किसी से भी अधिक शक्तिशाली होगा और संदेह से मुक्त होगा, गैंडाल्फ ने कहा। लेकिन इससेनगार्ड मोडोर से नहीं लड़ सकता जब तक कि सरुमन पहले अंगूठी हासिल नहीं कर लेता। अब वो ऐसा कभी नहीं करेगा। उसे अभी भी अपने खतरे का पता नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है जो वह नहीं जानता। वो अपने शिकार पर हाथ डालने के लिए इतना उत्सुक था कि वह घर पर इंतजार नहीं कर सका और वह अपने दूतों से मिलने और उन पर जासूसी करने के लिए बाहर आया। लेकिन एक बार वह बहुत देर से आया और युद्ध समाप्त हो चुका था और उसके इन भागों में पहुंचने से पहले ही उसकी मदद करना असंभव हो गया था। वो यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रुका। मैं उसके मन में झांकता हूँ और मुझे उसका संदेह दिखाई देता है। उसके पास कोई लकड़ी का काम नहीं है। वह मानता है कि घुड़सवारों ने युद्ध के मैदान में सभी को मार डाला और जला दिया, लेकिन वह नहीं जानता कि औक किसी कैदी को ला रहे थे या नहीं। और वह अपने सेवकों और मोडोर के औक के बीच झगड़े के बारे में नहीं जानता, न ही वह पंख वाले दूत के बारे में जानता है। पंखों वाला संदेशवाहक, लेगोलस चिल्लाया। मैंने सरन गैबीर के ऊपर गैलाड्रियल के धनुष से उस पर निशाना साधा और उसे आसमान से गिरा दिया। उसने हम सभी को भयभीत कर दिया। ये कौन सा नया आतंक है? एक ऐसा जिसे तुम तीरों से नहीं मार सकते, गैंडाल्फ ने कहा। तुमने केवल उसके घोड़े को मारा। यह एक अच्छा काम था, लेकिन सवार जल्द ही फिर से घोड़े पर सवार हो गया। क्योंकि वह नाज़गिल था, 9 में से एक, जो अब पंख वाले घोड़ों पर सवार है। जल्द ही उनका आतंक हमारे दोस्तों की आखिरी सेनाओं को खत्म कर देगा, जिससे सूरज कट जाएगा। लेकिन उन्हें अभी तक नदी पार करने की अनुमति नहीं दी गई है और सरुमन को इस नए आकार के बारे में पता नहीं है जिसमें रिंगव्रथस को कपड़े पहनाए गए हैं। उसका विचार हमेशा अंगूठी पर रहता है। क्या ये युद्ध में मौजूद थी? क्या यह मिली थी? क्या होगा अगर मार्क के भगवान थियोडेन इसके पास आए और इसकी शक्ति के बारे में जान जाए? यही वह खतरा है जो उसे दिखाई देता है और वह रोहन पर अपने हमले को दोगुना और तिगुना करने के लिए वापस इससेनगार्ड भाग गया है। और हर समय एक और खतरा करीब होता है जिसे वह नहीं देख पाता, अपने उग्र विचारों में व्यस्त रहता है। वह ट्रीबीड को भूल गया है। अब तुम फिर से अपने आप से बात करो, आरागोर्न ने मुस्कुराते हुए कहा। ट्रीबीड को मैं नहीं जानता और मैंने सरुमन के दोहरे विश्वासघात का कुछ हिस्सा अनुमान लगाया है। फिर भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि 2 हॉबिटों का फैंगॉन में आना किस तरह से फायदेमंद रहा है, सिवाय इसके कि हमें एक लंबी और निरर्थक पीछा करना पड़ा। 1 मिनट रुको, गिमली चिल्लाया। एक और बात है जो मुझे पहले जानना चाहिए। क्या ये तुम थे, गैंडाल्फ, या सरुमन जिसे हमने कल रात देखा था? तुमने निश्चित रूप से मुझे नहीं देखा, गैंडाल्फ ने उत्तर दिया, इसलिए मुझे अवश्य ही ये देखना चाहिए कि तुम मुझे कैसे देख सकते हो। लगता है कि आपने सरुमन को देखा है। जाहिर है हम इतने समान दिखते हैं कि आपकी इच्छा, मेरी टोपी पर लाइलाज दाग लगाने की कोशिश को माफ किया जाना चाहिए। अच्छा, अच्छा, गिमली ने कहा, मुझे खुशी है कि यह तुम नहीं थे। गैंडाल्फ फिर से हंसा। हाँ, मेरे अच्छे बौने, उसने कहा, यह एक सांत्वना है कि हर बिंदु पर गलत नहीं होना चाहिए। क्या मैं यह अच्छी तरह से नहीं जानता, लेकिन जाहिर है मैंने कभी भी आपके स्वागत के लिए आपको दोषी नहीं ठहराया। मैं ऐसा कैसे कर सकता था, जो मैंने अपने दोस्तों को कई बार सलाह दी है कि दुश्मन से निपटते समय अपने हाथों पर भी शक करें। ग्लूइन के बेटे गिमली, तुम्हारा भला हो। शायद तुम एक दिन हम दोनों को साथ में देखोगे और हमारे बीच फैसला करोगे। लेकिन हॉबिट्स, लेगोलस ने बीच में टोका, हम उन्हें ढूंढने के लिए इतनी दूर से आए हैं और लगता है कि तुम्हें पता है कि वे कहाँ हैं। अब वे कहाँ हैं? ट्रीबीड और एंट्स के साथ, गैंडाल्फ ने कहा। एंट्स, आरागोर्न ने कहा। तो फिर घने जंगलों में रहने वालों और पेड़ों के विशाल चरवाहों के बारे में पुरानी किंवदंतियों में सच्चाई है। क्या दुनिया में अभी भी एंट्स हैं? मैंने सोचा था कि वे केवल प्राचीन दिनों की एक स्मृति हैं, अगर वास्तव में वे रोहन की किंवदंती से अधिक कभी थे। रोहन की एक किंवदंती, लेगोलस चिल्लाया। नहीं, वाइल्डलैंड के हरेल्फ ने पुराने ओनोड्रम और उनके लंबे दुख के गीत गाए हैं। फिर भी हमारे बीच भी वे केवल एक स्मृति हैं।
अगर मुझे इस दुनिया में अभी भी चलने वाला कोई मिल जाए तो निश्चित रूप से मुझे फिर से युवा महसूस होगा। लेकिन ट्री बीड, ये केवल आम बोलचाल में फैंगॉन का अनुवाद है। फिर भी आप एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ये ट्री बीड कौन है? अब तुम बहुत कुछ पूछ रहे हो, गैंडाल्फ ने कहा। उसकी लंबी धीमी कहानी के बारे में जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, वह एक ऐसी कहानी बन सकती है जिसके लिए हमारे पास अब समय नहीं है। ट्री बीड फैंगॉन है, जंगल का संरक्षक। वह इंड्स में सबसे पुराना है, सबसे पुराना जीवित प्राणी जो अभी भी इस मध्य पृथ्वी पर सूर्य के नीचे चलता है। मुझे वास्तव में उम्मीद है, लेगोलास, कि तुम अभी भी उससे मिल सको। मेरी और पिप्पिन भाग्यशाली रहे हैं, वे उससे यहाँ मिले, यहाँ तक कि जहाँ हम बैठे हैं। क्योंकि वह 2 दिन पहले यहाँ आया था और उन्हें पहाड़ों की जड़ों से दूर अपने निवास पर ले गया था। वह अक्सर यहाँ आता है, खासकर जब उसका मन बेचैन होता है और बाहरी दुनिया की अफवाहें उसे परेशान करती हैं। मैंने उसे 4 दिन पहले पेड़ों के बीच टहलते हुए देखा था और मुझे लगता है कि उसने मुझे देखा था, क्योंकि वह रुक गया था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं विचारों से भारी था और मोडोर की आंख से संघर्ष के बाद थका हुआ था, और उसने भी कुछ नहीं कहा, नहीं मेरा नाम पुकारा। गिमली ने कहा, शायद उसने भी सोचा होगा कि तुम सरुमन हो, लेकिन तुम उसके बारे में ऐसे बात करते हो जैसे वह तुम्हारा दोस्त हो। मुझे लगा कि फैंगॉन खतरनाक है। खतरनाक, गैंडाल्फ चिल्लाया, और मैं भी, बहुत खतरनाक, किसी भी चीज से ज्यादा खतरनाक जो तुम कभी देखोगे, जब तक कि तुम्हें डार्क लॉर्ड की सीट के सामने जिंदा नहीं लाया जाता। और आरागोर्न खतरनाक है और लेगोलास खतरनाक है। तुम खतरों से घिरे हुए हो, ग्लूइन के बेटे गिमली, क्योंकि तुम खुद भी खतरनाक हो, अपने तरीके से। निश्चित रूप से फैंगोर्न का जंगल खतरनाक है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपनी कुल्हाड़ियों के साथ बहुत तैयार रहते हैं, और फैंगोर्न खुद भी खतरनाक है, फिर भी वह बुद्धिमान और दयालु है। लेकिन अब उसका धीमा क्रोध उमड़ रहा है और पूरा जंगल उससे भर गया है। हॉबिट्स के आने और उनके द्वारा लाई गई खबरों ने इसे बहा दिया है। ये जल्द ही बाढ़ की तरह बहेगा, लेकिन इसका ज्वार सरुमन और इसेनेगाड की कुल्हाड़ियों के खिलाफ मुड़ गया है। एक ऐसी चीज होने वाली है जो एल्डर डेज के बाद से नहीं हुई है। इंड्स जागने वाले हैं और पाएंगे कि वे मजबूत हैं। वे क्या करेंगे? लेगोलास ने आश्चर्य से पूछा। मुझे नहीं पता, गैंडाल्फ ने कहा। मुझे नहीं लगता कि वे खुद को जानते हैं। मुझे आश्चर्य है। वह चुप हो गया, उसका सिर सोच में डूबा हुआ था। बाकी लोगों ने उसकी ओर देखा। क्षणभंगुर बादलों के बीच से सूरज की एक किरण उसके हाथों पर पड़ रही थी, जो अब उसकी गोद में उल्टे पड़े थे। वे प्रकाश से भरे हुए लग रहे थे, जैसे एक प्याला पानी से भरा होता है। अंत में उसने ऊपर देखा और सीधे सूरज की ओर देखा। सुबह ढल रही है, उसने कहा। हमें जल्द ही निकलना होगा। क्या हम अपने दोस्तों को ढूंढने और ट्री बीड को देखने जाएं? अरागोर्न ने पूछा। नहीं, गैंडाल्फ ने कहा। ये वह रास्ता नहीं है जिस पर तुम्हें चलना चाहिए। मैंने आशा के शब्द कहे हैं, लेकिन केवल आशा के। आशा जीत नहीं है। युद्ध हम पर और हमारे सभी दोस्तों पर है, एक ऐसा युद्ध जिसमें केवल अंगूठी के इस्तेमाल से ही हमें जीत की गारंटी मिल सकती है। यह मुझे बहुत दुख और भय से भर देता है, क्योंकि बहुत कुछ नष्ट हो जाएगा और सब कुछ खो सकता है। मैं गैंडाल्फ हूँ, गैंडाल्फ द वाइट, लेकिन काला उससे भी अधिक शक्तिशाली है। वह उठा और पूर्व की ओर देखने लगा, अपनी आंखों को छाया में रखते हुए, मानो वह दूर की चीजें देख रहा हो, जिन्हें उनमें से कोई भी नहीं देख सकता। फिर उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसने नर्म आवाज में कहा, ये हमारी पहुंच से बाहर हो गया है। कम से कम हमें इस बात से तो खुश होना चाहिए। अब हम अंगूठी का इस्तेमाल करने के मोह में नहीं पड़ सकते। हमें निराशा के निकट एक खतरे का सामना करने के लिए नीचे जाना होगा, फिर भी वह घातक खतरा टल गया है। वह मुड़ा। आओ, इराथॉर्न के बेटे आरागोन, उसने कहा। एमिन मुइल की घाटी में अपने चयन पर पछतावा मत करो, न ही इसे व्यर्थ प्रयास का हो। तुमने संदेह के बीच वह रास्ता चुना जो सही लग रहा था। चुनाव उचित था और इसका पुरस्कार मिला है। क्योंकि हम समय पर मिले हैं,
जो अन्यथा बहुत देर से मिल सकते थे। लेकिन तुम्हारे साथियों की खोज खत्म हो गई है। तुम्हारी अगली यात्रा तुम्हारे दिए गए वचन से चिन्हित है। तुम्हें एडोरस जाना चाहिए और उसके इलाके में थियोडेन की तलाश करनी चाहिए। होल, क्योंकि तुम्हारी जरूरत है। इंद्रिल की रोशनी अब उस लड़ाई में उजागर होनी चाहिए जिसका उसने इतने लंबे समय से इंतजार किया है। रोहन में युद्ध चल रहा है और इससे भी बुरी बात यह है कि थियोडेन के साथ बुरा हुआ है। तो क्या हम उन प्रसन्न युवा हॉबिटों को फिर कभी नहीं देख पाएंगे? लेगोलस ने कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा, गैंडाल्फ ने कहा। कौन जानता है। धैर्य रखो, जहाँ जाना है वहाँ जाओ और उम्मीद रखो। एडोरस, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। यह एक आदमी के लिए बहुत लंबा रास्ता है, चाहे वह जवान हो या बूढ़ा, आरागोर्न ने कहा। मुझे डर है कि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही युद्ध खत्म हो जाएगा। हम देखेंगे, गैंडाल्फ ने कहा। क्या तुम अब मेरे साथ चलोगे? हाँ, हम साथ साथ चलेंगे, आरागोर्न ने कहा। लेकिन मुझे संदेह नहीं है कि तुम वहां मुझसे पहले पहुंच जाओगे, अगर तुम चाहो तो। वह उठा और गैंडाल्फ को लंबे समय तक देखता रहा। बाकी लोग चुपचाप उन्हें देखते रहे, जबकि वे एक दूसरे के सामने खड़े थे। आरागोर्न, एराटोन का बेटा, लंबा और पत्थर की तरह सख्त आदमी का ग्रे फिगर था। उसका हाथ तलवार की मूठ पर था। वह ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र की धुंध से कोई राजा कमतर लोगों के तट पर कदम रख रहा हो। उसके सामने बूढ़ा व्यक्ति झुका हुआ था, सफेद, अब चमक रहा था जैसे कि अंदर कोई रोशनी जल रही हो। झुका हुआ, वर्षों से लदा हुआ, लेकिन राजाओं की ताकत से परे एक शक्ति रखता था। क्या मैं सच नहीं कहता, गैंडाल्फ? आरागोर्न ने आखिरकार कहा कि तुम मुझसे कहीं ज्यादा जल्दी जा सकते हो। और यह भी मैं कहता हूँ, तुम हमारे कप्तान और हमारे ध्वज हो। डार्क लॉर्ड के पास 9 हैं, लेकिन हमारे पास एक है जो उनसे ज्यादा शक्तिशाली है, व्हाइट राइडर। वह आग और रसातल से गुजर चुका है और वे उससे डरेंगे। हम वहीं जाएंगे जहां वह ले जाएगा। हाँ, हम सब मिलकर तुम्हारा पीछा करेंगे, लेगोलस ने कहा। लेकिन पहले, गैंडाल्फ, ये सुनकर मेरा दिल हल्का हो जाएगा कि मोरिया में तुम्हारे साथ क्या हुआ। क्या तुम हमें नहीं बताओगे? क्या तुम अपने दोस्तों को ये बताने के लिए भी नहीं रुक सकते कि तुम्हें कैसे छुड़ाया गया? मैं पहले ही बहुत लंबे समय तक रुक चुका हूँ, गैंडाल्फ ने जवाब दिया। समय कम है, लेकिन अगर 1 साल भी बिताना होता तो मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बताता। तो फिर हमें बताओ कि तुम क्या चाहते हो और समय की अनुमति हो। गिमली ने कहा। आओ, गैंडाल्फ, हमें बताओ कि बालरोग के साथ तुम्हारा क्या हाल रहा। उसका नाम मत बताओ, गैंडाल्फ ने कहा, और एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसके चेहरे पर दर्द का बादल छा गया और वह चुपचाप बैठा रहा, मौत की तरह बुरा लग रहा था। मैं बहुत पहले गिर गया था, उसने आखिरकार धीरे से कहा, जैसे कि कठिनाई से पीछे सोच रहा हो। मैं बहुत पहले गिर गया था और वह मेरे साथ गिर गया। उसकी आग मेरे चारों ओर थी। मैं जल गया था। फिर हम गहरे पानी में डूब गए और सब कुछ अंधेरा हो गया। यह मौत की लहर की तरह ठंडा था, लगभग इसने मेरे दिल को जमा दिया। गिमली ने कहा, ड्यूरिन ब्रिज द्वारा फैलाया गया रसातल बहुत गहरा है और किसी ने भी इसे मापा नहीं है। फिर भी इसका एक तल है, प्रकाश और ज्ञान से परे, गैंडाल्फ ने कहा। मैं आखिरकार वहां पहुंचा, पत्थर की सबसे गहरी नींव पर। वह मेरे साथ था, उसकी आग बुझ चुकी थी, लेकिन अब वो एक कीचड़ की चीज थी, एक गला घोंटने वाले सांप से भी ज्यादा मजबूत। हम जीवित धरती के नीचे बहुत दूर लड़े, जहां समय की गिनती नहीं होती। वो हमेशा मुझे पकड़ता रहा और मैं हमेशा उसे काटता रहा। आखिरकार वह अंधेरी सुरंगों में भाग गया। वे डूरिन के लोगों, ग्लूइन के बेटे गिमली द्वारा नहीं बनाई गई थीं। बौनों की सबसे गहरी खुदाई से बहुत दूर, दुनिया नामहीन चीजों से कुतर रही है। यहाँ तक कि सौरन भी उन्हें नहीं जानता। वे उससे भी पुराने हैं। अब मैं वहां तक चला आया हूँ, लेकिन मैं दिन के उजाले को अंधकार में करने के लिए कोई रिपोर्ट नहीं लाऊंगा। उस निराशा में मेरा दुश्मन ही मेरी एकमात्र आशा था और मैंने उसकी एड़ी पकड़कर उसका पीछा किया।
इस तरह वह आखिरकार मुझे खज़ानदिम के गुप्त रास्तों पर वापस ले आया। वो उन सभी को बहुत अच्छी तरह से जानता था। अब हम हमेशा ऊपर जाते रहे जब तक कि हम अंतहीन सीढ़ी तक नहीं पहुंच गए। गिमली ने कहा, ये बहुत पहले ही खो चुका है। कई लोगों का कहना है कि इसे कभी नहीं बनाया गया सिवाय किंवदंतियों के, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसे नष्ट कर दिया गया था। ये बनाया गया था और इसे नष्ट नहीं किया गया था, गैंडाल्फ ने कहा। सबसे निचली कालकोठरी से लेकर सबसे ऊंची चोटी तक ये चढ़ता गया, कई हजार चरणों में अखंड सर्पिल में चढ़ता हुआ, जब तक कि यह अंत में ड्यूरन के टॉवर में प्रकट नहीं हुआ, जो ज़िरक ज़िगिल की जीवित चट्टान में उकेरा गया था, जो सिल्वरटाइन का शिखर है। सेलेबडल के ऊपर बर्फ में एक अकेली खिड़की थी और उसके सामने एक संकरी जगह थी, दुनिया के कोहरे के ऊपर एक चक्करदार परछाई। सूरज वहां बहुत चमक रहा था, लेकिन नीचे सब कुछ बादलों में लिपटा हुआ था। वह बाहर कूदा और जैसे ही मैं पीछे आया, वह नई लौ में फट गया। देखने वाला कोई नहीं था, या शायद आने वाले युगों में भी पीक की लड़ाई के गीत गाए जाएंगे। अचानक गैंडाल्फ हंसा, लेकिन वे गीत में क्या कहेंगे? जो लोग दूर से ऊपर देखते थे, उन्हें लगता था कि पहाड़ पर तूफान का ताज पहनाया गया था। उन्होंने गड़गड़ाहट सुनी और उन्होंने कहा, बिजली सेलेबडल पर गिरी और आग की लपटों में टूटकर वापस उछल गई। क्या ये पर्याप्त नहीं है? हमारे चारों ओर एक बड़ा धुआं उठा, भाप और भाप। बर्फ बारिश की तरह गिर रही थी। मैंने अपने दुश्मन को नीचे गिरा दिया और वो ऊंची जगह से गिर गया और पहाड़ की ढलान को तोड़ दिया जहां उसने उसे अपने विनाश में मारा। फिर अंधकार ने मुझे घेर लिया और मैं विचार और समय से भटक गया, और मैं उन रास्तों पर बहुत दूर भटक गया जिनके बारे में मैं नहीं बताऊंगा। मुझे नंगा ही वापस भेजा गया थोड़े समय के लिए, जब तक कि मेरा काम पूरा न हो जाए, और मैं नंगा ही पहाड़ की चोटी पर लेटा रहा। पीछे की मीनार धूल में मिल गई थी, खिड़की गायब हो गई थी, बर्बाद सीढ़ी जले और टूटे हुए पत्थरों से भर गई थी। मैं अकेला था, भुला दिया गया था, दुनिया के कठोर सींग पर भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। मैं वहां ऊपर की ओर देखता रहा, जबकि तारे घूम रहे थे, और प्रत्येक दिन पृथ्वी के जीवन युग जितना लंबा था। मेरे कानों में सभी देशों की एकत्रित अफवाह धीरे धीरे आ रही थी, उगना और मरना, गाना और रोना, और धीमी गति से बोझ से दबे पत्थर की चिरस्थायी कराह। और इसलिए आखिरी गोहिर में विंडलॉर्ड ने मुझे फिर से पाया, और उसने मुझे उठा लिया और मुझे ले गया। मैंने कहा, मुझे हमेशा तुम्हारा बोझ बनना ही है, जरूरत पड़ने पर दोस्त बनना है। तुम एक बोझ थे, उसने जवाब दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तुम मेरे पंजे में हंस के पंख की तरह हल्के हो। तुम्हारे माध्यम से सूरज चमकता है। वास्तव में मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब मेरी ज़रूरत है। अगर मैं तुम्हें गिरने दूं तो तुम हवा में तैरते रहोगे। मुझे गिरने मत देना, मैंने हौंफते हुए कहा, क्योंकि मुझे फिर से अपने अंदर जीवन का एहसास हुआ। मुझे लोथलुरियन तक ले चलो। उसने उत्तर दिया, ये वास्तव में लेडी गैलाड्रियल का आदेश है, जिसने मुझे आपकी तलाश करने के लिए भेजा है। इस तरह मैं कैरस गैलाडोन आया और पाया कि तुम हाल ही में चले गए हो। मैं उस भूमि के अनंत काल में वहां रुका था जहां दिन क्षय नहीं बल्कि उपचार लाते हैं। मुझे उपचार मिला और मैंने सफ़ेद कपड़े पहने। मैंने सलाह दी और सलाह ली। वहां से मैं अजीब रास्तों से आया, और मैं आप में से कुछ के लिए संदेश लेकर आया हूँ। आरागोर्न से मुझे ये कहने के लिए कहा गया, अब डैनाडन, एलेसार कहाँ हैं? तेरे संबंधी लोग दूर दूर क्यों भटकते हैं? वो समय निकट है जब खोए हुए लोग सामने आएंगे, और ग्रे कंपनी उत्तर से आएगी। परंतु तुम्हारे लिए जो मार्ग निर्धारित किया गया है वह अंधकार में है। मृतक उस सड़क को देखते हैं जो समुद्र की ओर जाती है। लेगोलास को उसने ये संदेश भेजा। लेगोलास ग्रीनलीफ लंबे पेड़ के नीचे। तूने आनंद में जीवन जिया है। समुद्र से सावधान। यदि तुम किनारे पर सीगल की चीख सुनते हो, तब तुम्हारा हृदय जंगल में फिर कभी विश्राम नहीं करेगा। गैंडाल्फ चुप हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। तो फिर उसने मुझे कोई संदेश नहीं भेजा, गिमली ने कहा और अपना सिर झुका लिया।
लेगोलास ने कहा, उसके शब्द अस्पष्ट हैं, और जो लोग उन्हें ग्रहण करते हैं उनके लिए उनका कोई खास अर्थ नहीं है। गिमली ने कहा, इससे कोई राहत नहीं है। तो फिर क्या? लेगोलास ने कहा, क्या आप चाहते हैं कि वह आपकी मृत्यु के बारे में आपसे खुलकर बात करे? हाँ, अगर उसके पास कहने को कुछ न हो। वह क्या है? गैंडाल्फ ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, हाँ, मुझे लगता है कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ कि उसके शब्दों का क्या मतलब हो सकता है। क्षमा करें, गिमली, मैं सोच रहा था कि एक बार फिर संदेश, लेकिन वास्तव में उसने आपको संदेश भेजे हैं, और न तो गहरे और न ही दुखद। ग्लूइन के पुत्र गिमली को, उसने कहा, उसकी लेडी का अभिवादन। ताला बंदर, तुम जहां भी जाओगे, मेरा विचार तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन अपनी कुल्हाड़ी सही पेड़ पर रखने का ध्यान रखना। खुशी के पल में तुम हमारे पास वापस आ गए हो, गैंडाल्फ, बौने ने चिल्लाते हुए कहा और अजीब बौने भाषा में जोर से गाना गाया। आओ, आओ, उसने कुल्हाड़ी घुमाते हुए चिल्लाया। चूंकि गैंडाल्फ का सिर अब पवित्र है, इसलिए हमें एक ऐसा सिर ढूंढना चाहिए जिसे काटना सही हो। इसे ढूंढना ज्यादा दूर नहीं होगा, गैंडाल्फ ने अपनी सीट से उठते हुए कहा। आओ, हमने बिछड़े हुए दोस्तों से मिलने में जितना समय लगाया है, लगा दिया है। अब जल्दी करने की जरूरत है। उसने फिर से अपने पुराने फटे हुए लबादे में खुद को लपेटा और आगे बढ़ गया। उसके पीछे पीछे वे तेजी से ऊंची शेल्फ से नीचे उतरे और जंगल के रास्ते एंटवॉश के किनारे से वापस चले गए। उन्होंने तब तक कोई और शब्द नहीं बोला, जब तक कि वे फिर से फेंगोरन की छत के पीछे घास पर खड़े नहीं हो गए। उनके घोड़ों का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था। वे वापस नहीं लौटे हैं, लेगोलास ने कहा। यह एक थकाऊ यात्रा होगी। मैं नहीं चलूंगा, समय बीत रहा है, गैंडाल्फ ने कहा। फिर उसने अपना सिर ऊपर उठाकर एक लंबी सीटी बजाई। ये ध्वनि इतनी स्पष्ट और तीक्ष्ण थी कि अन्य लोग उस बूढ़े दाढ़ी वाले होठों से ऐसी ध्वनि सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। उसने 3 बार सीटी बजाई और फिर उन्हें लगा कि उन्हें दूर से एक घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दे रही है जो मैदानों से पूर्वी हवा में उड़ रहा है। वे आश्चर्यचकित होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। कुछ ही देर में खुरों की आवाज आई। पहले तो यह जमीन के कंपन से ज्यादा नहीं थी जिसे केवल आरागोर्न ही सुन सकता था क्योंकि वह घास पर लेटा हुआ था, फिर धीरे धीरे तेज और स्पष्ट होती गई। 1 से अधिक घोड़े आ रहे हैं, आरागोर्न ने कहा। निश्चित रूप से, गैंडाल्फ ने कहा। हम एक के लिए बहुत बड़ा बोझ हैं। 3 हैं, लेगोलास ने मैदान की ओर देखते हुए कहा। देखो वे कैसे दौड़ते हैं। हसुफेल है और उसके बगल में मेरा दोस्त अरोड है। लेकिन एक और है जो आगे बढ़ रहा है, एक बहुत बढ़िया घोड़ा। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं देखा, और न ही तुम फिर कभी ऐसा करोगे, गैंडाल्फ ने कहा। वह शैडोफैक्स है। वह मीरास का मुखिया है, घोड़ों का स्वामी है, और रोहन के राजा थ्योडेन ने भी कभी उससे बेहतर नहीं देखा। क्या वह चांदी की तरह चमकता नहीं है, और तेज धारा की तरह आसानी से नहीं दौड़ता? वह मेरे लिए आया है, सफेद सवार का घोड़ा। हम एक साथ लड़ने जा रहे हैं। बूढ़े जादूगर के बोलते ही बड़ा घोड़ा उनकी ओर ढलान पर तेजी से आया। उसका कोट चमक रहा था और उसकी अयाल उसकी गति की हवा में लहरा रही थी। 2 अन्य घोड़े भी पीछे पीछे आए, अब बहुत पीछे। जैसे ही शैडोफैक्स ने गैंडाल्फ को देखा, उसने अपनी गति रोक दी और जोर से हिनहिनाया। फिर धीरे से आगे बढ़ते हुए उसने अपना गर्वित सिर झुकाया और अपने बड़े नथुने बूढ़े आदमी की गर्दन पर रगड़े। गैंडाल्फ ने उसे दुलारा। ये रिवेंडेल से बहुत दूर है, मेरे दोस्त, उसने कहा, लेकिन तुम बुद्धिमान और तेज हो और जरूरत पड़ने पर आ जाते हो। चलो अब हम साथ साथ दूर तक सवारी करें, और इस दुनिया में फिर कभी अलग न हों। जल्द ही दूसरे घोड़े भी आ गए और चुपचाप खड़े हो गए, मानो आदेश का इंतजार कर रहे हों। हम तुरंत मैडरसल्ड, तुम्हारे मालिक, थ्योडेन के हॉल में जाते हैं, गैंडाल्फ ने उन्हें गंभीरता से संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने अपना सिर झुका लिया। समय कम है, इसलिए आपकी अनुमति से, मेरे दोस्तों, हम सवारी करेंगे। हम आपसे पूरी गति का उपयोग करने की विनती करते हैं। हसुफेल आरागोर्न और एरोड लेगोलास को ले जाएगा। मैं गिमली को अपने आगे रखूंगा, और उसकी अनुमति से शैडोफैक्स हम दोनों को ले जाएगा।
हम अब थोड़ा पीने के लिए इंतजार करेंगे। अब मुझे पिछली रात की पहेली का एक हिस्सा समझ में आ गया है, लेगोलास ने एरोड की पीठ पर हल्के से उछलते हुए कहा। चाहे वे पहले डर के मारे भागे हो या नहीं, हमारे घोड़े अपने सरदार शैडोफैक्स से मिले और खुशी से उसका अभिवादन किया। क्या तुम्हें पता था कि वह पास ही था, गैंडाल्फ? हाँ, मुझे पता था, जादूगर ने कहा। मैंने अपना ध्यान उस पर केंद्रित किया और उसे जल्दी करने को कहा, क्योंकि कल वह इस देश के दक्षिण में बहुत दूर था। वह जल्दी से मुझे वापस ले आए। गैंडाल्फ ने अब शैडोफैक्स से बात की और घोड़ा अच्छी गति से चल पड़ा, लेकिन दूसरों की गति से आगे नहीं बढ़ा। थोड़ी देर बाद वह अचानक मुड़ा और एक ऐसी जगह चुनकर जहां किनारे कम थे, उसने नदी पार की और फिर उन्हें दक्षिण की ओर एक समतल भूमि पर ले गया, जहां पेड़ नहीं थे और जो चौड़ी थी। हवा घास के अंतहीन मीलों के बीच से धूसर लहरों की तरह बह रही थी। सड़क या पगडंडी का कोई निशान नहीं था, लेकिन शैडोफैक्स रुका नहीं और न ही लड़खड़ाया। वह अब सीधे रास्ते पर चल रहा है और व्हाइट माउंटेन की ढलानों के नीचे स्थित थियोडेन के हॉल की ओर जा रहा है, गैंडाल्फ ने कहा। इस तरह ये जल्दी हो जाएगा। ईस्टमनेट में जमीन मजबूत है, जहां नदी के उस पार मुख्य उत्तर दिशा का रास्ता है, लेकिन शैडोफैक्स हर दलदल और खोखले रास्ते से होकर जाने का रास्ता जानता है। कई घंटों तक वे घास के मैदानों और नदी के किनारों से होकर आगे बढ़ते रहे। कई बार घास इतनी ऊंची होती थी कि सवारों के घुटनों से ऊपर तक पहुंच जाती थी और उनके पैर भी बहुत लंबे होते थे। घोड़े भूरे हरे समुद्र में तैरते हुए प्रतीत हो रहे थे। वे कई छिपे हुए स्थानों पर पहुंचे, तालाब और गीले और खतरनाक दलदलों के ऊपर लहराते हुए सेज के विस्तृत एकड़, लेकिन शैडोफैक्स ने रास्ता खोज लिया और दूसरे घोड़े उसके पीछे पीछे चल पड़े। धीरे धीरे सूरज आसमान से नीचे पश्चिम की ओर गिरने लगा। दूर दूर तक फैले विशाल मैदान पर नजर डालने पर सवारों ने एक पल के लिए इसे घास में डूबती लाल आग की तरह देखा। दृष्टि के किनारे पर पहाड़ों के कंधे दोनों तरफ लाल चमक रहे थे। एक धुआं ऊपर उठता हुआ और सूरज की डिस्क को खून के रंग में काला कर देता हुआ प्रतीत हो रहा था, मानो उसने धरती के किनारे से गुजरते हुए घास को जला दिया हो। वहीं रोहन की खाई है, गैंडाल्फ ने कहा। यह अब हमारे पश्चिम की ओर है। उस रास्ते पर आइसेंगार्ड है। मुझे एक बड़ा धुआं दिखाई दे रहा है, लेगोलस ने कहा। यह क्या हो सकता है? युद्ध और लड़ाई, गैंडाल्फ ने कहा। आगे बढ़ो।